सवाल है, स्मृति ईरानी सोनिया गांधी जी पर किसी का सवाल है तो हाथ खड़ा करे पूछे। दलित बच्ची के साथ अन्याय हुआ, रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार कर दिया, उसका भी सवाल पूछिए। रिजर्वेशन को लेके जिस तरीके से चीजें शुरू हुई थी, आज फ्यूचर में उसकी वजह से कई बच्चे जो अच्छा पढ़ाई करते, नंबर लाते हैं, वो एग्जाम्स नहीं क्लियर करने के बाद भी जॉब नहीं पा पाते। आज तो आप फ्री की चीजें दे देंगे, लेकिन फ्यूचर में श्रीलंका में क्या हुआ? आप कह रहे हैं श्रीलंका इंडिया एक जैसा नहीं है, आप क्या गारंटी दे रहे हैं कि कल इंडिया ऐसा नहीं बनेगा? पॉइंट, बड़ा अच्छा सवाल है, जोरदार तालियां, सवाल जोरदार तालियां। है आज आप फ्री की चीजें दो, गरीब बच्चे को पूरा हक है, सबको एजुकेशन, हेल्थ, सबका हक है, लेकिन क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि आज जो हमारे पास अर्थव्यवस्था है वो कभी बिगड़ेगी नहीं? कल को हम फ्यूचर जनरेशन है, हमें वो उठाना पड़ेगा। बड़ा अच्छा सवाल है। और मैं बताता हूं इनका जो पॉइंट है, जैसे रिजर्वेशन होती है उसके अंदर एक चेकलिस्ट होती है, फ्री का सामान बांटने में भी पॉलिटिक्स में एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया है और आपको डंके की चोट पे बोलना चाहिए था। ये जो बीजेपी सरकार है ये अन्याय करती है हम लोगों के साथ में। इसने हम लोगों को, इनको जो बोलना है बोलेंगे, वो रोजगार दे देती। आज आप लोगों को रोजगार दे देती तो शायद इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये ना रोजगार देने की बात करती है, ना महंगाई की बात करती है। जी जी, लास्ट टाइम भी मैं इस डिबेट पे आई थी, हाँ। और आपने रोजगार पे बात उठाई थी, और रोजगार हमें जहां चाहिए वहां मिल रहा है। बात एक सेकंड, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सवाल सुनिए ना सर। आप कह रहे जनता को क्या पूछना चाहिए? जनता पूछ रही है, जनता आपको वोट के जरिए जवाब भी दे रही है। नहीं, रोजगार अभी यूपी में जवाब मिला है आपको, अभी लोकसभा में कितनी सीटें आई है? मैं आपको बताऊं सर, हम युवाओं को रोजगार जहां चाहिए वहां मिलता है, इंटर्नशिप्स मिलती है गवर्नमेंट की, उस पे अगर हम जाना चाहे मिलता है। आप यहाँ मैटर को, आप एज क्रॉस कर चुके हैं, वो आप एज क्रॉस कर चुके हैं। आप मैटर को आम आदमी पार्टी, समाजवादी, कांग्रेस, बीजेपी से ना जोड़े। हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, हम भारत के युवा हैं, हम भारतीय हैं। ये लड़ाई हमेशा चली थी। नहीं सर, आप ही से पूछ रही है सर, ये मेरा सभी के लिए। ठीक है। आप कभी इस चैनल पे इनसे लड़ेंगे, कभी चैनल पे उससे लड़ेंगे, लेकिन हमारे जवाब तो नहीं मिलते ना सर। देखिए ये जनता, अरे ठीक है, नहीं अच्छा ठीक है, जवाब दे दूं। ये मैडम भी कुछ कहना चाह रही है। सवाल उसने बोला कि सारी पार्टियों से है, किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं कर रही वो। अरे आप इतना व्याकुल क्यों? उसने बोला कि सवाल एक पार्टी से नहीं है, सबसे क्या आगे जाके आप जबरदस्ती ये बीजेपी की तरफ ना हो, आप चाहते बीजेपी की तरफ हो जाए। आप बार बोलते बीजेपी, वो है नहीं उनकी तरफ, लेकिन आप इतने व्याकुल हो जाते हैं जैसे शिवपाल यादव बीजेपी नहीं जा रहे, लेकिन अब कह रहे चले जाओ। यही है आपकी कहानी। शिवपाल यादव बीजेपी नहीं जाना चाहते, लेकिन कहते हैं सम्मान जहां मिलता है जाओ। ओके, अच्छा मैं बोलता हूँ, आपने जोड़ दिया। आपको खबर है, इसके लिए आपको बधाई। अमित जी, जो हमारी बहन ने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब मिलना चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही स्ट्रांग है। कोविड पेंडेमिक के कारण निश्चित रूप से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था की तुलना अगर हम लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल और श्रीलंका से करें तो ये भी उचित नहीं है। अपने पास जो फॉरेक्स रिजर्व हैं, अपने पास सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व हैं। कमियां आई है, मैं ये नहीं कहता हूँ कमियां फॉरेक्स रिजर्व में नहीं आई, लेकिन इतने कमियां नहीं आए कि जिससे हमारी अर्थव्यवस्था जैसे बेपटरी हो जाए। तो आपको फ्री का माहौल चलता रहेगा, लेकिन फ्री का माहौल, मैं एक बार पहले भी कह रहा था कि चेक एंड बैलेंस बनाने की जरूरत है। जैसे मैं बिहार का एग्जाम्पल लेता हूँ, 100 रुपया अगर इनकम है तो मेरे पास ऋण जो है 25 रुपया ही है। तो चेक एंड बैलेंस में अगर आपका ऋण 50% से ज्यादा क्रॉस कर जाता, अगर इनकम जैसे पंजाब में है, जैसे पंजाब में, चाहे किसी अन्य स्टेट में, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश का भी कोट कीजिए आप, 100 में से अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है, नहीं है, मान लिया थोड़ी देर, जिस प्रदेश में भी है, तो निश्चित रूप से वहां की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चेक एंड बैलेंस कीजिए। अगर आप इस तरह का अगर जो जनता के लिए कुछ सुविधा देना चाहते हैं तो उसमें चेक एंड बैलेंस कर मैं बता देता हूं कि किस राज्य में कितना ऋण है, क्योंकि ये सवाल यहां पर आया, मैंने वो डेटा निकाल के रखा हुआ है किसके ऊपर कितना ऋण है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है 56.6%, लेकिन क्योंकि वो स्टेट हमको पता है किस तरह से आतंकवाद की श्रेणी में है, इसलिए वहां पर यह समस्या खड़ी हुई है। पंजाब में 53% से ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। गुजरात में 21% है, महाराष्ट्र में 20% है, राजस्थान में 42% है, पश्चिम बंगाल में 38% है, केरल में 38% है, बिहार में 38% है, आंध्र प्रदेश में 37% है। इन सब में सबसे ज्यादा अगर बुरा हाल किसी राज्य का है तो वो पंजाब का हाल है, और उसके बाद राजस्थान और पश्चिम बंगाल आते हैं। दैट्स द पॉइंट। मैं सीधा आता हूं क्योंकि बहुत बड़ी चर्चा हुई और बार बार ये कहा गया कि ये ऑडियंस जो है ये बीजेपी की तरफ की बात कर रही है। प्रेम शुक्ला, ये ऑडियंस भी आपकी है,
और ऐसा आरोप लग रहा है। दूसरा आरोप यह लगता है कि ईडी भी आपकी है, तीसरा आरोप लगता है कि सीबीआई भी आपकी है। तो क्या क्या है आपका, ये बता दीजिए। पूरा भारत हमारा है, पूरा भारत देश हमारा है, तो हमारे ही लोग हैं सब। अब लोगों को देखिए, हर किसी को जो है, अब कह रहे शिवपाल भी आपके हो गए हैं। अब ये शिवपाल जी हमारे हैं, ये भेज रहे हैं बार बार, चाचा भी हमारे हैं। कुछ दिन आजम खान को ना कह दें कि हमारे हैं। आचार्य जी, अब मैं आपका रुख करता हूं। आचार्य जी, ये फ्री की पॉलिटिक्स की जब बात होती है तो हम नहीं करते, ये तो फलाना दूसरा करता है। जब ईडी की बात नहीं होती है तो कहा जाता है ये भी बीजेपी करती है, सीबीआई की बात होती है तब भी बीजेपी करती है। लेकिन अब तो ये हो गया कि नेताओं को भी बीजेपी मैनेज करके चल रही है। कांग्रेस में कहा जाता है गुलाम नबी आजाद को मैनेज कर रखा है, फलाने जी को मैनेज कर रखा है, सपा में कहा जा रहा है शिवपाल को मैनेज कर रखा है। अगर बीजेपी सब पॉलिटिकल पार्टी भी मैनेज कर रही है तो फिर क्या हो रहा है? मतलब आपकी पॉलिटिकल पार्टी भी अगर बीजेपी मैनेज कर रही है, पर भी आरोप लगता है कि हमसे मैनेज है। जयराम रमेश यही कहते हैं। नहीं, जयराम रमेश को तो कई साधु संतों ने उसके बाद काफी कुछ बोला जो उन्होंने बोला आचार्य जी के लिए। जी एनीवे, देखिए, अभी प्रेम शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि सारा देश हमारा है, भारत हमारा है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल भारत इनका। लेकिन अगर कोई इनसे ये पूछे कि भाई बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा, वो इनका नहीं है। अगर कोई बीजेपी से सवाल करता है कि इस देश के अंदर जो ये थोड़ा नफरत का माहौल बन रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, तो वो आदमी इनका नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये पूछता है कि इस देश के अंदर हमारे जो जवान हैं ये तिरंगे में लिपट लिपट करके आतंकवादियों की गोलियों से शहीद होकर के वापस यहाँ आ रहे हैं, ये कब रुकेगा, तो वो इनका नहीं होता है। जो इनसे सवाल करे वो इनका नहीं है, नंबर एक। नंबर टू, ईडी सीबीआई, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके, ईडी भी इनकी, ये भी सीबीआई इनकी। मैं ऐसा नहीं कहता, मैं तर्क पे बात कर रहा हूँ, तथ्यों पे बात कर रहा हूँ कि ईडी ने 2004 से 2014 यानी 10 साल जब यूपीए की सरकार थी, जिसे कांग्रेस लेड गवर्नमेंट कहा गया, उसमें 10 सालों में 100 कुछ जगह छापे मारे। इन्होंने 8 सालों में 3000 से ज्यादा छापे माल भी तो निकलवाया है आचार्य जी। ओके, 50 करोड़ तो अभी निकले हैं बंगाल से। लेट मी फिनिश। जी। इन्होंने 3000 से ज्यादा छापे मारे। इस 3000 से ज्यादा घरों में ईडी गई, लेकिन एक भी भाजपा का दरवाजा नहीं खटखटाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता सब दूध के धुले हैं। इवन तीसरा पॉइंट, जो ममता बनर्जी के साथ होता है, समाजवादी पार्टी के साथ होता है, कांग्रेस के साथ होता है, वो बेईमान होता है। जैसे इनका भी नाम ले लीजिए, जैसे अजीत पवार, इनका भी नाम लीजिए। इनके एक मंत्री जेल में है, बीजेपी कह रही है एक जाने वाले और हैं। ओके, अजीत पवार, एक पंजाब में, अमित जी 10 सेकंड, मैं तो पंजाब वाले को तो खुद भेजा है। अमित जी विषय भटक इनकी जाए। कहानी भी गजब है। और ये जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, ये भी सब गौर करें घर जाके कि जब अजीत पवार हमारे साथ होते हैं तो उनके ऊपर फाइलें खुली होती हैं, वो जेल जाने की तैयारी होते हैं, और जब रात के सुबह 4 बजे जाकर इनकी तरफ चले जाते हैं तो क्लीन चिट हो जाती है। ऐसे ही मुकुल राय, बस 10 सेकंड, मुकुल राय जब ममता बनर्जी के साथ होते हैं तो उनके दरवाजे पे सीबीआई जाती है। जब बीजेपी ज्वाइन करते हैं, हम प्रेम शुक्ला जी ईमानदारी से बात करें, वो क्लीन चिट। सही कह रहे हैं अनुराग जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण सही कह रहे हैं। बिल्कुल हेमंत विश्व शर्मा, नहीं हेमंत विश्व शर्मा कोर्ट, नहीं बस इतना यही रुक रहा होगा। जवाब कितने लोगों की मौतें हुई। ईडी सीबीआई ये बहुत बड़ी एजेंसी है, इनके प्रति देश को इन पे विश्वास है। पर आचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहता हूं कि ईडी और सीबीआई 50 करोड़ रुपए कैश निकले हैं ना ममता बनर्जी के मंत्री के पास, आया ना। भारतीय जनता पार्टी अगर के छापा घर में नहीं डलता घरों पर तो निकलते कैसे? डालो ना प्रभु, इधर भी डालो उधर भी डालो, एक तरफ क्यों डालते हो? अरे इधर भी डालो उधर भी डालो। 50 करोड़ का दुख है निकला, वो ठीक है, सोनिया जी का दुख है। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के नेता के घर में जब ईडी जाएगी तो कितना निकलेगा ये तो बाद में पता चलेगा। भेजा जाता है ना, जाना कहाँ है। शांत हो जाएं, तोता को सिखा के शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, बीजेपी का घर छोड़ देना है, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। जब आप देख रहे हैं, सिर्फ नेशनल हेराल्ड का एक आपको उदाहरण देता हूं, केस कब बना, हमने आरोप लगाए लोगों ने, 2012 में मजिस्ट्रेट कोर्ट गए, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ये हाई कोर्ट में रिलीफ मांगने गए, हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट में मैटर क्वैश कराने गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलीफ नहीं दिया। उसके बाद में सोनिया गांधी से पूछताछ नहीं होनी चाहिए क्या? सवाल पैदा होता है कि अगर 50 करोड़ रुपए अगर पकड़े जाते हैं पार्थ चटर्जी के मित्र के घर से, तो उसके लिए भाजपा के लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। ये नया कानून बनेगा इस देश में, ये कानून तो नहीं बन सकता ना। सत्येंद्र जैन के पास से अगर
माल निकले तो आदेश गुप्ता को पकड़ लेंगे आप? ऐसा नियम बनाएंगे? ये नया कानून, नया संविधान इस तरह से बनेगा? भाई माल निकला ना, तभी तो अभी तक क्यों नहीं जेल से छूटे? अभी तक क्यों नहीं जेल से छूटे? क्यों नहीं बेल हुई? बताइए। अगर सत्येंद्र जैन बिल्कुल पाक साफ थे और इनकी ईडी की गिरफ्तारी गलत थी, ईडी ने गलत कार्रवाई कर ली थी, तो उनको कोर्ट से भी तक तो बेल मिल जाती। कितने दिन हो गए सत्येंद्र